एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 8 जेम्स क्लियर द्वारा 2 मिनट के नियम का उपयोग करके टालमटोल कैसे रोकें। ट्विला थार्प को आधुनिक युग की सबसे महान नर्तकियों और कोरियोग्राफरों में से एक माना जाता है। 1992 में उन्हें मैकार्थर फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, जिसे अक्सर जीनियस ग्रांट के रूप में संदर्भित किया जाता है, और उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा अपने मूल कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर में भ्रमण करते हुए बिताया है। वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी दैनिक आदतों को भी देती हैं। वो लिखती हैं, मैं अपने जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत एक अनुष्ठान से करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, अपने वर्कआउट कपड़े, अपने लेग वार्मर, अपनी स्वेट शर्ट और अपनी टोपी पहनती हूँ। मैं अपने मैनहट्टन घर से बाहर निकलती हूँ, एक टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि वो मुझे 91 स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू पर स्थित पंपिंग आयरन जिम ले जाए, जहाँ मैं 2 घंटे तक कसरत करती हूँ। अनुष्ठान वो स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं है जिससे मैं हर सुबह जिम में अपने शरीर को गुजारती हूँ। अनुष्ठान कैब है। जिस क्षण मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मैं अनुष्ठान पूरा कर लेती हूँ। यह एक सरल कार्य है, लेकिन हर सुबह एक ही तरीके से इसे करने से यह आदत बन जाती है। इसे दोहराना आसान हो जाता है। इससे ये संभावना कम हो जाती है कि मैं इसे छोड़ दूंगा या इसे अलग तरीके से करूंगा। यह मेरी दिनचर्या के शस्त्रागार में एक और चीज़ है, और सोचने के लिए एक चीज़ कम है। हर सुबह टैक्सी बुलाना एक छोटी सी क्रिया हो सकती है, लेकिन यह व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का एक शानदार उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि किसी भी दिन हमारे 40 से 50% कार्य आदत से किए जाते हैं। ये पहले से ही एक बड़ा प्रतिशत है, लेकिन आपकी आदतों का वास्तविक प्रभाव इन संख्याओं से कहीं अधिक है। आदतें स्वचालित विकल्प हैं जो बाद में किए जाने वाले सचेत निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हाँ, एक आदत कुछ ही सेकंड में पूरी हो सकती है, लेकिन यह आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मिनटों या घंटों तक आकार दे सकती है। आदतें हाईवे के प्रवेश द्वार की तरह होती हैं। वे आपको एक रास्ते पर ले जाती हैं और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, आप अगले व्यवहार की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखना कुछ अलग करने की तुलना में आसान है। आप 2 घंटे तक एक खराब फिल्म देखते रहते हैं। आप तब भी नाश्ता करते रहते हैं जब आपका पेट भर चुका होता है। आप बस 1 सेकंड के लिए अपना फ़ोन चेक करते हैं और जल्द ही आप स्क्रीन को घूरते हुए 20 मिनट बिता देते हैं। इस तरह आप बिना सोचे समझे जिन आदतों का पालन करते हैं, वे अक्सर यह निर्धारित करती हैं कि आप सोचते समय क्या विकल्प चुनते हैं। हर शाम एक छोटा सा पल होता है, आमतौर पर शाम 5:15 बजे के आसपास, जो मेरी रात के बाकी हिस्से को आकार देता है। मेरी पत्नी काम से घर आती है और हम या तो अपने वर्कआउट कपड़े बदलकर जिम जाते हैं या फिर सोफे पर लेट जाते हैं, भारतीय खाना ऑर्डर करते हैं और द ऑफिस देखते हैं। ट्वाइला थार्प के कैब बुलाने की तरह ये भी एक रस्म है कि मैं अपने वर्कआउट कपड़े पहनता हूँ। अगर मैं कपड़े बदलता हूँ तो मुझे पता होता है कि वर्कआउट हो जाएगा। उसके बाद की हर चीज़, जिम जाना, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बार के नीचे कदम रखना, एक बार पहला कदम उठाने के बाद आसान हो जाती है। हर दिन कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मैं इन छोटे छोटे विकल्पों को निर्णायक पल कहता हूँ। वो पल जब आप तय करते हैं कि आप टेकआउट ऑर्डर करेंगे या डिनर पकाएंगे। वो पल जब आप तय करते हैं कि आप अपनी कार चलाएंगे या बाइक चलाएंगे। वो पल जब आप तय करते हैं कि आप अपना होमवर्क शुरू करेंगे या वीडियो गेम कंट्रोलर लेंगे। ये विकल्प रास्ते में 2 मोड़ हैं। निर्णायक क्षण। निर्णायक क्षण आपके भविष्य के लिए उपलब्ध विकल्पों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी रेस्तरां में जाना एक निर्णायक क्षण होता है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि आप दोपहर के भोजन में क्या खाएंगे। तकनीकी रूप से आप जो ऑर्डर करते हैं उस पर आपका नियंत्रण होता है, लेकिन व्यापक अर्थ में आप केवल तभी कोई आइटम ऑर्डर कर सकते हैं जब वो मेनू में हो। यदि आप किसी स्टेक हाउस में जाते हैं तो आप सिरलोइन या रिबआई ले सकते हैं, लेकिन सुशी नहीं। आपके विकल्प उपलब्ध चीज़ों से सीमित होते हैं। वे पहली पसंद से आकार लेते हैं। हम अपनी आदतों से सीमित होते हैं। यही कारण है कि पूरे दिन में निर्णायक क्षणों में महारत हासिल करना इतना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन कई क्षणों से बना होता है, लेकिन वास्तव में कुछ आदतन विकल्प ही हैं जो आपके द्वारा चुने जाने वाले मार्ग को निर्धारित करते हैं। ये छोटे छोटे विकल्प एक साथ जुड़ते हैं और प्रत्येक विकल्प ये तय करता है कि आप अपना अगला समय कैसे बिताएंगे। आदतें प्रवेश बिंदु हैं, अंत बिंदु नहीं।
वे कैब हैं, जिम नहीं। 2 मिनट का नियम। जब आप जानते हैं कि आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए, तब भी बहुत बड़ी शुरुआत करना आसान है। जब आप बदलाव करने के बारे में सपने देखते हैं, तो उत्साह अनिवार्य रूप से हावी हो जाता है और आप बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है वह है 2 मिनट का नियम, जो कहता है जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। आप पाएंगे कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में छोटा किया जा सकता है। हर रात सोने से पहले पढ़ना बन जाता है एक पेज पढ़ना। 30 मिनट योग करना बन जाता है अपनी योगा मैट निकालो। क्लास के लिए पढ़ाई करो बन जाता है अपने नोट्स खोलो। कपड़े तय करो बन जाता है एक जोड़ी मोजे तय करो। 3 मील दौड़ो बन जाता है अपने दौड़ने के जूते बांधो। विचार यह है कि अपनी आदतों को शुरू करने के लिए जितना संभव हो उतना आसान बनाया जाए। कोई भी 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकता है, एक पेज पढ़ सकता है या कपड़ों का एक आइटम रख सकता है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की है, यह एक शक्तिशाली रणनीति है क्योंकि एक बार जब आप सही काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना बहुत आसान होता है। एक नई आदत को चुनौती की तरह महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद की क्रियाएं चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप जो चाहते हैं वो एक प्रवेश द्वार आदत है जो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक उत्पादक मार्ग पर ले जाती है। आप आमतौर पर अपने लक्ष्यों को बहुत आसान से बहुत कठिन के पैमाने पर मैप करके प्रवेश द्वार की आदतों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैराथन दौड़ना बहुत कठिन है, 5K दौड़ना कठिन है, 10,000 कदम चलना मध्यम रूप से कठिन है, 10 मिनट चलना आसान है और अपने दौड़ने के जूते पहनना बहुत आसान है। आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना हो सकता है, लेकिन आपकी प्रवेश द्वार आदत अपने दौड़ने के जूते पहनना है। इस तरह आप 2 मिनट के नियम का पालन करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक पेज पढ़ने या 1 मिनट ध्यान लगाने या एक बिक्री कॉल करने के बारे में उत्साहित होना अजीब है। लेकिन मुद्दा एक काम करने का नहीं है। मुद्दा दिखने की आदत में महारत हासिल करना है। सच तो ये है कि किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए। अगर आप दिखने का बुनियादी कौशल नहीं सीख सकते हैं, तो आपके पास बारीक विवरणों में महारत हासिल करने की बहुत कम उम्मीद है। शुरू से ही एक आदर्श आदत बनाने की कोशिश करने के बजाय आसान काम को अधिक सुसंगत आधार पर करें। अनुकूलन करने से पहले आपको मानकीकरण करना होगा। जैसे जैसे आप अपनी कला में निपुण होते जाते हैं, पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत में एक अनुष्ठान बन जाते हैं। ये केवल आदतों को आसान बनाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि वास्तव में एक कठिन कौशल में महारत हासिल करने का आदर्श तरीका है। जितना अधिक आप किसी प्रक्रिया की शुरुआत को अनुष्ठान बनाते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस गहन ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं जो महान चीजें करने के लिए आवश्यक है। हर कसरत से पहले एक ही वार्म अप करके आप शीर्ष प्रदर्शन की स्थिति में पहुंचना आसान बनाते हैं। उसी रचनात्मक अनुष्ठान का पालन करके आप सृजन के कठिन काम में लगना आसान बनाते हैं। लगातार पावर डाउन आदत विकसित करके आप हर रात उचित समय पर बिस्तर पर जाना आसान बनाते हैं। आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप पहली क्रिया को बिना सोचे समझे कर सकते हैं। इसे शुरू करना आसान बनाएं और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को एक चाल की तरह लग सकता है। आप जानते हैं कि वास्तविक लक्ष्य केवल 2 मिनट से अधिक करना है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि आप खुद को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी वास्तव में एक पेज पढ़ने या एक पुश अप करने या अपने नोट्स खोलने की आकांक्षा नहीं रखता है। और अगर आपको पता है कि यह एक मानसिक चाल है, तो आप इसके लिए क्यों गिरेंगे? अगर 2 मिनट का नियम मजबूरी भरा लगता है, तो यह आजमाएं। इसे 2 मिनट तक करें और फिर रुक जाएं। दौड़ने जाएं, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुक जाना चाहिए। ध्यान करना शुरू करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुक जाना चाहिए। अरबी का अध्ययन करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुक जाना चाहिए। ये शुरू करने की रणनीति नहीं है, ये पूरी बात है। आपकी आदत सिर्फ 120 सेकंड तक ही चल सकती है। मेरे एक पाठक ने 100 पाउंड से ज्यादा वजन घटाने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल किया। शुरुआत में वो हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद से कहा कि उसे 5 मिनट से ज्यादा वहां रहने की अनुमति नहीं है। वो जिम जाता,
5 मिनट व्यायाम करता और जैसे ही उसका समय पूरा होता वहां से चला जाता। कुछ हफ्तों के बाद उसने अपने आसपास देखा और सोचा, अच्छा, मैं तो वैसे भी हमेशा यहाँ आता ही रहता हूँ। मैं थोड़ा और समय यहाँ रहना शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बाद उसका वजन कम हो गया। जर्नलिंग एक और उदाहरण प्रदान करता है। लगभग हर कोई अपने विचारों को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर उतारने से लाभ उठा सकता है, लेकिन अधिकांश लोग कुछ दिनों के बाद हार मान लेते हैं या इसे पूरी तरह से टाल देते हैं क्योंकि जर्नलिंग एक काम की तरह लगती है। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु से नीचे रहें जहां ये काम की तरह लगे। यूनाइटेड किंगडम के एक नेतृत्व सलाहकार ग्रेग मैक्किन ने विशेष रूप से अपनी पसंद से कम लिखकर दैनिक जर्नलिंग की आदत बनाई। उन्होंने हमेशा जर्नलिंग को तब बंद कर दिया जब यह एक परेशानी की तरह लगने लगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे किसी भी तरह के लेखन के लिए इसी तरह की सलाह देते थे। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा तरीका हमेशा तब बंद करना है जब आप अच्छा कर रहे हों। इस तरह की रणनीतियां एक और कारण से भी काम करती हैं। वे उस पहचान को मजबूत करती हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आप लगातार 5 दिन जिम जाते हैं, भले ही वह सिर्फ 2 मिनट के लिए ही क्यों न हो, तो आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं। आपको आकार में आने की चिंता नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। आप सबसे छोटी सी कार्रवाई कर रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करती है कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम शायद ही कभी इस तरह से बदलाव के बारे में सोचते हैं क्योंकि हर कोई अंतिम लक्ष्य में डूबा रहता है। लेकिन एक पुश अप व्यायाम न करने से बेहतर है। गिटार का 1 मिनट अभ्यास बिल्कुल न करने से बेहतर है। 1 मिनट पढ़ना कभी किताब न उठाने से बेहतर है। उम्मीद से कम करना कुछ भी न करने से बेहतर है। किसी बिंदु पर जब आप आदत बना लेते हैं और हर दिन उपस्थित होते हैं, तो आप 2 मिनट के नियम को एक तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं जिसे हम आदत बनाना कहते हैं, ताकि आप अपनी आदत को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर वापस ले जा सकें। व्यवहार के सबसे छोटे संस्करण के पहले 2 मिनट में महारत हासिल करके शुरू करें। फिर एक मध्यवर्ती चरण पर आगे बढ़ें और प्रक्रिया को दोहराएं। केवल पहले 2 मिनट पर ध्यान केंद्रित करें और अगले स्तर पर जाने से पहले उस चरण में महारत हासिल करें। आखिरकार आप उस आदत को प्राप्त कर लेंगे जिसे आप मूल रूप से बनाने की उम्मीद कर रहे थे, जबकि आपका ध्यान अभी भी वहीं रहेगा जहां उसे होना चाहिए, व्यवहार के पहले 2 मिनट पर। लगभग किसी भी बड़े जीवन लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में बदला जा सकता है। मैं एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहता हूँ। ग्रेटर दैन मुझे आकार में रहने की ज़रूरत है। ग्रेटर दैन मुझे व्यायाम करने की ज़रूरत है। ग्रेटर दैन मुझे अपने वर्कआउट कपड़े बदलने की ज़रूरत है। मैं एक खुशहाल शादी करना चाहता हूँ। ग्रेटर दैन मुझे एक अच्छा साथी बनने की ज़रूरत है। ग्रेटर दैन मुझे अपने साथी के जीवन को आसान बनाने के लिए हर दिन कुछ करना चाहिए। ग्रेटर दैन मुझे अगले सप्ताह के लिए भोजन योजना बनानी चाहिए। जब भी आप किसी आदत को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो आप 2 मिनट रूल का उपयोग कर सकते हैं। यह आपकी आदतों को आसान बनाने का एक सरल तरीका है। अध्याय सारांश। आदतें कुछ सेकंड में पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी वे आपके व्यवहार को मिनटों या घंटों तक प्रभावित करती रहती हैं। कई आदतें निर्णायक क्षणों में होती हैं, ऐसे विकल्प जो सड़क पर एक कांटे की तरह होते हैं और या तो आपको एक उत्पादक दिन या एक अनुत्पादक दिन की दिशा में ले जाते हैं। 2 मिनट का नियम कहता है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। आप जितना अधिक किसी प्रक्रिया की शुरुआत को अनुष्ठानिक रूप देते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप उस गहन ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं जो महान काम करने के लिए आवश्यक है। अनुकूलन करने से पहले मानकीकरण करें। आप ऐसी आदत में सुधार नहीं कर सकते जो मौजूद ही नहीं है। अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं? 1830 की गर्मियों में विक्टर ह्यूगो एक असंभव समय सीमा का सामना कर रहे थे। 12 महीने पहले फ्रांसीसी लेखक ने अपने प्रकाशक को एक नई किताब देने का वादा किया था, लेकिन लिखने के बजाय उन्होंने उस साल अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, मेहमानों का मनोरंजन करने और अपने काम को टालने में बिताया। निराश होकर ह्यूगो के प्रकाशक ने 6 महीने से भी कम समय की समय सीमा तय करके जवाब दिया। किताब को फरवरी 1831 तक पूरा करना था। ह्यूगो ने अपने विलंब को मात देने के लिए एक अजीब योजना बनाई। उसने अपने सारे कपड़े इकट्ठा किए और एक सहायक से उन्हें एक बड़ी संदूक में बंद करने के लिए कहा। उसके पास पहनने के लिए एक बड़े शॉल के अलावा कुछ नहीं बचा था।
बाहर जाने के लिए उपयुक्त कपड़ों की कमी के कारण वो अपने अध्ययन कक्ष में ही रहा और 1830 की पतझड़ और सर्दियों के दौरान जमकर लिखता रहा। द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डेम द 14 जनवरी 1831 को 2 सप्ताह पहले प्रकाशित हुआ। कभी कभी सफलता अच्छी आदतों को आसान बनाने से कम और बुरी आदतों को कठिन बनाने से ज्यादा होती है। यह व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का उल्टा है, इसे कठिन बनाओ। यदि आप अपने आप को लगातार अपनी योजनाओं का पालन करने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं, तो आप विक्टर ह्यूगो से एक पृष्ठ ले सकते हैं और मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिबद्धता उपकरण कहे जाने वाले तरीके को बनाकर अपनी बुरी आदतों को और अधिक कठिन बना सकते हैं। प्रतिबद्धता उपकरण एक ऐसा विकल्प है जिसे आप वर्तमान में चुनते हैं जो भविष्य में आपके कार्यों को नियंत्रित करता है। ये भविष्य के व्यवहार को लॉक करने, आपको अच्छी आदतों से बांधने और बुरी आदतों से आपको प्रतिबंधित करने का एक तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने अपने कपड़े बंद कर लिए ताकि वह लिखने पर ध्यान केंद्रित कर सके, तो वह एक प्रतिबद्धता उपकरण बना रहा था। प्रतिबद्धता उपकरण बनाने के कई तरीके हैं। आप थोक आकार के बजाय अलग अलग पैकेज में भोजन खरीदकर अधिक खाने को कम कर सकते हैं। आप स्वेच्छा से कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइटों पर प्रतिबंधित सूची में शामिल होने के लिए कह सकते हैं ताकि भविष्य में जुए की होड़ को रोका जा सके। मैंने ऐसे एथलीटों के बारे में भी सुना है जिन्हें प्रतियोगिता के लिए अपना वजन मापना होता है। वे वजन मापने से पहले सप्ताह के दौरान अपना बटुआ घर पर ही छोड़ देते हैं ताकि उन्हें फास्ट फूड खरीदने का लालच न हो। एक अन्य उदाहरण के रूप में, मेरे मित्र और साथी आदतों के विशेषज्ञ नी रियाल ने एक आउटलेट टाइमर खरीदा, जो एक एडाप्टर है जिसे उन्होंने अपने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच प्लग किया। प्रत्येक रात 10 बजे आउटलेट टाइमर राउटर की बिजली काट देता है। जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो सभी को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। प्रतिबद्धता उपकरण उपयोगी होते हैं क्योंकि वे आपको प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। जब भी मैं कैलोरी कम करना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए, मैं वेटर से कहूँगा कि वह मेरा भोजन बांट दे और भोजन परोसने से पहले उसका आधा हिस्सा दे दे। अगर मैं भोजन आने तक इंतजार करूँ और खुद से कहूँ कि मैं बस आधा खाऊंगा, तो ये कभी काम नहीं करेगा। मुख्य बात यह है कि कार्य को इस तरह से बदलें कि अच्छी आदत से बाहर निकलने के लिए इसे शुरू करने की तुलना में अधिक काम करना पड़े। यदि आप आकार में आने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं, तो योग सत्र निर्धारित करें और समय से पहले भुगतान करें। अगर आप उस व्यवसाय को लेकर उत्साहित हैं जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे उद्यमी को ईमेल करें जिसका आप सम्मान करते हों और एक परामर्श कॉल सेटअप करें। जब कार्रवाई करने का समय आता है, तो बचने का एकमात्र तरीका मीटिंग रद्द करना होता है, जिसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है और पैसे खर्च हो सकते हैं। प्रतिबद्धता उपकरण वर्तमान में बुरी आदतों को मुश्किल बनाकर भविष्य में आपके सही काम करने की संभावना को बढ़ाते हैं। हालांकि हम और भी बेहतर कर सकते हैं। हम अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव बना सकते हैं। किसी आदत को स्वचालित कैसे करें और उसके बारे में दोबारा कभी न सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन का जन्म 1844 में ओहियो के डेटन में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन पारिवारिक खेत पर काम करते हुए और अपने पिता की आरा मशीन में शिफ्ट में काम करते हुए बिताया। डार्टमाउथ में कॉलेज में भाग लेने के बाद पैटरसन ओहियो लौट आए और कोयला खनिकों के लिए एक छोटी सी आपूर्ति की दुकान खोली। यह एक अच्छा अवसर लग रहा था। स्टोर को बहुत कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और ग्राहकों की लगातार आमद का आनंद मिला, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तभी पैटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी उससे चोरी कर रहे थे। 1800 के दशक के मध्य में कर्मचारियों द्वारा चोरी एक आम समस्या थी। रसीदें खुली दराज में रखी जाती थीं और उन्हें आसानी से बदला या फेंका जा सकता था। व्यवहार की समीक्षा करने के लिए कोई वीडियो कैमरा नहीं था और लेन देन को ट्रैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। जब तक आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए तैयार न हों या सभी लेन देन को खुद ही प्रबंधित न करें, चोरी को रोकना मुश्किल था। पैटरसन अपनी परेशानी पर विचार करते हुए उन्हें रिट्टी के इनकॉर्प्टेबल कैशियर नामक एक नए आविष्कार का विज्ञापन मिला। डेटन निवासी जेम्स रिट्टी द्वारा डिजाइन किया गया ये पहला कैश रजिस्टर था। मशीन प्रत्येक लेन देन के बाद नकदी और रसीदों को अपने आप लॉक कर देती थी। पैटरसन ने $50 में 2 खरीदे। उनके स्टोर में कर्मचारियों द्वारा चोरी की घटना रातों रात गायब हो गई। अगले 6 महीनों में
पैटरसन का व्यवसाय घाटे से $5,000 के मुनाफे में चला गया, जो आज के $100,000 से ज्यादा के बराबर है। पैटरसन इस मशीन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना व्यवसाय ही बदल दिया। उन्होंने रिट्टी के आविष्कार के अधिकार खरीदे और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी खोली। 10 साल बाद नेशनल कैश रजिस्टर में 1,000 से ज्यादा कर्मचारी थे और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसायों में से एक बनने की राह पर था। किसी बुरी आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे करना अव्यावहारिक बनाना। घर्षण को तब तक बढ़ाएं जब तक आपके पास कार्रवाई करने का विकल्प ही ना बचे। कैश रजिस्टर की खूबी यह थी कि इसने चोरी को व्यावहारिक रूप से असंभव बनाकर नैतिक व्यवहार को स्वचालित कर दिया। कर्मचारियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय इसने पसंदीदा व्यवहार को स्वचालित बना दिया। कुछ क्रियाएं, जैसे कि कैश रजिस्टर लगाना, बार बार फायदेमंद साबित होती हैं। इन एक बार के विकल्पों के लिए शुरू में थोड़े प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन समय के साथ इनका मूल्य बढ़ता जाता है। मैं इस विचार से रोमांचित हूं कि एक बार का विकल्प बार बार फायदा पहुंचा सकता है, और मैंने अपने पाठकों से उनके पसंदीदा एक बार के कार्यों के बारे में सर्वेक्षण किया, जो बेहतर दीर्घकालिक आदतों की ओर ले जाते हैं। अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में कुछ सबसे लोकप्रिय उत्तर दिए गए हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर औसत व्यक्ति इस सूची में दिए गए एक बार के कार्यों में से आधे भी करे, भले ही वे अपनी आदतों के बारे में फिर से ना सोचें, तो ज्यादातर लोग 1 साल बाद खुद को बेहतर जीवन जीते हुए पाएंगे। ये एक बार के कार्य व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम को लागू करने का एक सीधा तरीका है। वे अच्छी नींद लेना, स्वस्थ खाना, उत्पादक होना, पैसे बचाना और आमतौर पर बेहतर जीवन जीना आसान बनाते हैं। बेशक, अच्छी आदतों को स्वचालित करने और बुरी आदतों को खत्म करने के कई तरीके हैं। आमतौर पर इसमें आपके लिए काम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना शामिल है। तकनीक उन कार्यों को बदल सकती है जो कभी कठिन, कष्टप्रद और जटिल थे, ऐसे व्यवहार में जो आसान, दर्द रहित और सरल हैं। यह सही व्यवहार की गारंटी देने का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। यह उन व्यवहारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आदत बनने के लिए बहुत कम बार होते हैं। वे चीजें जो आपको मासिक या वार्षिक रूप से करनी होती हैं, जैसे कि आपके निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करना, कभी भी आदत बनने के लिए पर्याप्त रूप से दोहराया नहीं जाता है, इसलिए वे विशेष रूप से तकनीक से लाभान्वित होते हैं जो आपके लिए उन्हें करने के लिए याद रखती है। अन्य उदाहरणों में शामिल हैं दवा, नुस्खे स्वचालित रूप से फिर से भरे जा सकते हैं। व्यक्तिगत वित्त, कर्मचारी स्वचालित वेतन कटौती के साथ सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर सकते हैं। खाना पकाना, भोजन वितरण सेवाएं आपकी किराने की खरीदारी कर सकती हैं। उत्पादकता, वेबसाइट अवरोधक के साथ सोशल मीडिया ब्राउजिंग को रोका जा सकता है। जब आप अपने जीवन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को स्वचालित कर देते हैं, तो आप अपना प्रयास उन कामों पर लगा सकते हैं जिन्हें मशीनें अभी तक नहीं कर सकती। हर आदत जिसे हम तकनीक के अधिकार में सौंपते हैं, विकास के अगले चरण में लगाने के लिए समय और ऊर्जा मुक्त करती है। जैसा कि गणितज्ञ और दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने लिखा है, सभ्यता उन कार्यों की संख्या बढ़ाकर आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे समझे कर सकते हैं। बेशक, तकनीक की शक्ति हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। बिंज वॉचिंग एक आदत बन जाती है क्योंकि आपको स्क्रीन को देखना बंद करने के लिए ऐसा करते रहने से ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। अगले एपिसोड पर जाने के लिए बटन दबाने के बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपके लिए इसे ऑटोप्ले कर देगा। आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी हैं। प्रौद्योगिकी एक ऐसा स्तर बनाती है जो आपको अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और इच्छाओं पर काम करने में सक्षम बनाता है। भूख लगने पर ही आप अपने दरवाजे पर खाना मंगवा सकते हैं। बोरियत के मामूली संकेत पर आप सोशल मीडिया के विशाल विस्तार में खो सकते हैं। जब आपकी इच्छाओं पर काम करने के लिए आवश्यक प्रयास प्रभावी रूप से शून्य हो जाता है, तो आप खुद को उस आवेग में फिसलते हुए पा सकते हैं जो उस समय उठता है। स्वचालन का नकारात्मक पक्ष ये है कि हम खुद को एक आसान काम से दूसरे आसान काम पर कूदते हुए पाते हैं, बिना अधिक कठिन लेकिन अंततः अधिक फायदेमंद काम के लिए समय निकाले। मैं अक्सर अपने खाली समय में खुद को सोशल मीडिया की ओर आकर्षित पाता हूँ। अगर मुझे 1 सेकंड के लिए भी बोरियत महसूस होती है, तो मैं अपने फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाता हूँ। इन छोटी मोटी गड़बड़ियों को बस एक ब्रेक लेना कहकर टालना आसान है, लेकिन समय के साथ ये गंभीर समस्या बन सकती है। बस 1 मिनट और की लगातार खींचतान मुझे कुछ भी महत्वपूर्ण करने से रोक सकती है। मैं अकेला नहीं हूँ।
औसत व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर बिताता है। आप साल में 600 घंटे अतिरिक्त में क्या कर सकते हैं? जिस साल मैं ये किताब लिख रहा था, उस दौरान मैंने एक नई समय प्रबंधन रणनीति के साथ प्रयोग किया। हर सोमवार को मेरी सहायक मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड रीसेट कर देती थी, जिससे मैं हर डिवाइस से लॉग आउट हो जाता था। पूरे हफ्ते मैं बिना किसी व्यवधान के काम करता था। शुक्रवार को वो मुझे नए पासवर्ड भेजती थी। मेरे पास पूरा वीकेंड सोशल मीडिया पर मौज मस्ती करने के लिए था, जब तक कि सोमवार सुबह वो फिर से ऐसा नहीं करती। यदि आपके पास कोई सहायक नहीं है, तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ मिलकर काम करें और हर सप्ताह एक दूसरे के पासवर्ड रीसेट करें। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि मैंने कितनी जल्दी खुद को ढाल लिया। सोशल मीडिया से खुद को दूर रखने के पहले सप्ताह में ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसे पहले जितनी बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे हर दिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है। यह इतना आसान था कि यह डिफ़ॉल्ट बन गया था। एक बार जब मेरी बुरी आदत असंभव हो गई, तो मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में अधिक सार्थक कार्यों पर काम करने की प्रेरणा है। जब मैंने अपने वातावरण से मानसिक कैंडी को हटा दिया, तो स्वस्थ चीज़ें खाना बहुत आसान हो गया। जब आपके पक्ष में काम किया जाता है, तो स्वचालन आपकी अच्छी आदतों को अपरिहार्य और आपकी बुरी आदतों को असंभव बना सकता है। यह वर्तमान में इच्छाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय भविष्य के व्यवहार को लॉक करने का अंतिम तरीका है। प्रतिबद्धता उपकरणों, रणनीतिक एकमुश्त निर्णयों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आप अपरिहार्यता का वातावरण बना सकते हैं, एक ऐसा स्थान जहां अच्छी आदतें केवल एक ऐसा परिणाम नहीं है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, बल्कि एक ऐसा परिणाम है जिसकी लगभग गारंटी है। अध्याय सारांश। व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का उल्टा होना इसे कठिन बनाना है। एक प्रतिबद्धता उपकरण एक ऐसा विकल्प है जिसे आप वर्तमान में बनाते हैं जो भविष्य में बेहतर व्यवहार को लॉक करता है। भविष्य के व्यवहार को लॉक करने का अंतिम तरीका अपनी आदतों को स्वचालित करना है। एक बार के विकल्प जैसे कि एक बेहतर गद्दा खरीदना या एक स्वचालित बचत योजना में नामांकन करना एकल क्रियाएं हैं जो आपकी भविष्य की आदतों को स्वचालित करती हैं और समय के साथ बढ़ते रिटर्न प्रदान करती हैं। व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख नियम। 1990 के दशक के अंत में स्टीफन लुबी नामक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने अपने गृहनगर ओमाहा, नेब्रास्का को छोड़ दिया और कराची, पाकिस्तान के लिए एकतरफा टिकट खरीदा। कराची दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक था। 1998 तक 9 मिलियन से अधिक लोग इसे अपना घर कहते थे। ये पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और एक परिवहन केंद्र था, जिसमें क्षेत्र के कुछ सबसे सक्रिय हवाई अड्डे और बंदरगाह थे। शहर के वाणिज्यिक भागों में आप सभी मानक शहरी सुविधाएं और व्यस्त शहर की सड़कें पा सकते थे। लेकिन कराची दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक था। कराची के 60% से अधिक निवासी अवैध बस्तियों और झुग्गियों में रहते थे। ये घनी आबादी वाले इलाके पुराने बोर्डों, सिंडर ब्लॉकों और अन्य बेकार सामग्रियों से बने अस्थायी घरों से भरे हुए थे। कोई अपशिष्ट निपटान प्रणाली नहीं थी, कोई बिजली ग्रिड नहीं था, कोई साफ पानी की आपूर्ति नहीं थी। जब सूखी होती थी तो सड़कें धूल और कचरे से भरी होती थीं। जब गीली होती थी तो वे सीवेज के कीचड़ भरे गड्ढे बन जाती थीं। स्थिर पानी के तालाबों में मच्छरों की बस्तियां पनपती थीं और बच्चे कचरे के बीच खेलते थे। अस्वच्छ स्थितियों के कारण व्यापक बीमारियां और रोग फैलते हैं। दूषित जल स्रोतों के कारण डायरिया, उल्टी और पेट दर्द की महामारी फैलती थी। वहां रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे कुपोषित थे। इतने सारे लोगों के इतनी छोटी सी जगह में ठूंस दिए जाने से वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से फैलता था। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट ही था जिसने स्टीफन लूबी को पाकिस्तान लाया था। लूबी और उनकी टीम ने महसूस किया कि खराब स्वच्छता वाले वातावरण में अपने हाथ धोने की साधारण आदत निवासियों के स्वास्थ्य में वास्तविक अंतर ला सकती है। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है। और फिर भी इस जानकारी के बावजूद कई निवासी अपने हाथ बेतरतीब ढंग से धो रहे थे। कुछ लोग बस अपने हाथों को पानी के नीचे जल्दी से धोते थे। दूसरे लोग सिर्फ एक हाथ धोते थे। कई लोग खाना बनाने से पहले अपने हाथ धोना भूल जाते थे। सभी ने कहा कि हाथ धोना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे आदत बनाया। समस्या जानकारी की नहीं थी, समस्या निरंतरता की थी।
यही वो समय था जब लुबी और उनकी टीम ने प्रॉक्टर एंड गैम्बलर के साथ साझेदारी की और पड़ोस में सेफगार्ड साबुन की आपूर्ति की। साबुन की आपकी सामान्य पट्टी की तुलना में सेफगार्ड का उपयोग करना अधिक आनंददायक अनुभव था। लुबी ने मुझे बताया, पाकिस्तान में सेफगार्ड एक प्रीमियम साबुन था। अध्ययन प्रतिभागियों ने आमतौर पर उल्लेख किया कि उन्हें ये कितना पसंद आया। साबुन आसानी से झागदार हो गया और लोग अपने हाथों पर झाग बना पाए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। तुरंत हाथ धोना थोड़ा और अधिक आनंददायक हो गया। लुबी ने कहा, मैं हाथ धोने को बढ़ावा देने के लक्ष्य को व्यवहार परिवर्तन के रूप में नहीं बल्कि आदत अपनाने के रूप में देखता हूँ। लोगों के लिए एक ऐसा उत्पाद अपनाना बहुत आसान है जो एक मजबूत सकारात्मक संवेदी संकेत प्रदान करता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट का पुदीना स्वाद एक ऐसी आदत को अपनाने की तुलना में जो सुखद संवेदी प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है, जैसे कि अपने दांतों को फ्लॉस करना। प्रॉक्टर एंड गैम्बलर की मार्केटिंग टीम ने एक सकारात्मक हाथ धोने का अनुभव बनाने की कोशिश करने के बारे में बात की। कुछ ही महीनों में शोधकर्ताओं ने पड़ोस के बच्चों के स्वास्थ्य में तेजी से बदलाव देखा। दस्त की दर में 52% की गिरावट आई, निमोनिया में 48% की गिरावट आई और इम्पेटिगो, एक जीवाणु त्वचा संक्रमण, 35% तक। दीर्घकालिक प्रभाव और भी बेहतर थे। लुबी ने मुझे बताया, हम 6 साल बाद कराची के कुछ घरों में वापस गए। जब हमारी अध्ययन टीम ने दौरा किया तो 95% से अधिक घरों में साबुन और पानी के साथ हाथ धोने का स्टेशन उपलब्ध था। हमने हस्तक्षेप समूह को 5 साल से अधिक समय तक कोई साबुन नहीं दिया था, लेकिन परीक्षण के दौरान वे अपने हाथ धोने के इतने आदी हो गए थे कि उन्होंने इस अभ्यास को जारी रखा। यह व्यवहार परिवर्तन के चौथे और अंतिम नियम का एक शक्तिशाली उदाहरण था, इसे संतोषजनक बनाएं। जब अनुभव संतोषजनक होता है तो हम किसी व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। ये पूरी तरह से तार्किक है। खुशी की भावनाएं, यहाँ तक कि छोटी छोटी भावनाएं जैसे कि अपने हाथों को साबुन से धोना जो अच्छी खुशबू देता है और अच्छी तरह से झाग बनाता है, ऐसे संकेत हैं जो मस्तिष्क को बताते हैं, यह अच्छा लगता है। अगली बार फिर से ऐसा करें। आनंद आपके मस्तिष्क को सिखाता है कि कोई व्यवहार याद रखने और दोहराने लायक है। च्यूइंग गम की कहानी लें। च्यूइंग गम 1800 के दशक में व्यावसायिक रूप से बेची जाती थी, लेकिन 1891 में रिगली के लॉन्च होने तक ये दुनिया भर में प्रचलित नहीं हुई थी। शुरुआती संस्करण अपेक्षाकृत नर्म रेजिन से बनाए गए थे, चबाने में आसान लेकिन स्वादिष्ट नहीं। रिगली ने स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट जैसे फ्लेवर जोड़कर उद्योग में क्रांति ला दी, जिससे उत्पाद स्वादिष्ट और उपयोग में मज़ेदार बन गया। फिर वे एक कदम आगे बढ़े और च्यूइंग गम को मुंह साफ करने के तरीके के रूप में बढ़ावा देना शुरू किया। विज्ञापनों में पाठकों से कहा गया कि अपने स्वाद को ताज़ा करें। स्वादिष्ट स्वाद और मुंह में ताजगी का एहसास तुरंत थोड़ा सा सुदृढ़ीकरण प्रदान करता था और उत्पाद को उपयोग करने में संतोषजनक बनाता था। खपत आसमान छू गई और रिगली दुनिया की सबसे बड़ी च्यूइंग गम कंपनी बन गई। टूथपेस्ट का भी यही हाल था। निर्माताओं को बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने अपने उत्पादों में स्पीयरमिंट, पेपरमिंट और दालचीनी जैसे फ्लेवर मिलाए। ये फ्लेवर टूथपेस्ट की प्रभावशीलता में सुधार नहीं करते, वे बस साफ मुंह का एहसास कराते हैं और आपके दांतों को ब्रश करने के अनुभव को और अधिक सुखद बनाते हैं। मेरी पत्नी ने वास्तव में सेंसोडाइन का उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि उसे इसका स्वाद पसंद नहीं था। उसने एक मजबूत मिंट फ्लेवर वाले ब्रांड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अधिक संतोषजनक साबित हुआ। इसके विपरीत, यदि कोई अनुभव संतोषजनक नहीं है, तो हमारे पास इसे दोहराने का कोई कारण नहीं है। अपने शोध में मुझे एक महिला की कहानी मिली, जिसका एक आत्ममुग्ध रिश्तेदार था जो उसे पागल कर देता था। इस अहंकारी के साथ कम समय बिताने की कोशिश में, जब भी वह उसके आसपास होता, वो यथासंभव नीरस और उबाऊ व्यवहार करती थी। कुछ मुलाकातों के बाद वो उससे बचने लगा क्योंकि उसे वो बहुत अरुचिकर लगती थी। इस तरह की कहानियां व्यवहार परिवर्तन के मुख्य नियम का प्रमाण है। जो पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, जो दंडित किया जाता है उसे टाला जाता है। आप भविष्य में क्या करना है यह इस आधार पर सीखते हैं कि आपको अतीत में क्या करने के लिए पुरस्कृत किया गया था या दंडित किया गया था। सकारात्मक भावनाएं आदतों को विकसित करती हैं, नकारात्मक भावनाएं उन्हें नष्ट कर देती हैं। व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं। इस संभावना को बढ़ाते हैं कि इस बार कोई व्यवहार किया जाएगा।
व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम इसे संतोषजनक बनाएं इस संभावना को बढ़ाता है कि अगली बार कोई व्यवहार दोहराया जाएगा। यह आदत चक्र को पूरा करता है, लेकिन इसमें एक चाल है। हम किसी भी तरह की संतुष्टि की तलाश नहीं कर रहे हैं। हम तत्काल संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। तत्काल और विलंबित पुरस्कारों के बीच बेमेल। कल्पना कीजिए कि आप अफ्रीका के मैदानों में घूमने वाले एक जानवर हैं, एक जिराफ या एक हाथी या एक शेर। किसी भी दिन आपके अधिकांश निर्णय तत्काल प्रभाव डालते हैं। आप हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि क्या खाना है या कहाँ सोना है या किसी शिकारी से कैसे बचना है। आप लगातार वर्तमान या बहुत निकट भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उस माहौल में रहते हैं जिसे वैज्ञानिक तत्काल वापसी वाला माहौल कहते हैं, क्योंकि आपके कार्य तुरंत स्पष्ट और तत्काल परिणाम देते हैं। अब अपने मानवीय स्व पर वापस लौटें। आधुनिक समाज में आज आपके द्वारा किए गए कई विकल्प आपको तुरंत लाभ नहीं पहुंचाएंगे। यदि आप कार्यस्थल पर अच्छा काम करते हैं तो आपको कुछ हफ्तों में तनख्वाह मिल जाएगी। यदि आप आज व्यायाम करते हैं तो शायद अगले साल आपका वजन ज्यादा न हो। यदि आप अभी पैसे बचाते हैं तो शायद आपके पास दशकों बाद रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा होगा। आप उस माहौल में रहते हैं जिसे वैज्ञानिक विलंबित वापसी वाला माहौल कहते हैं, क्योंकि आप अपने कार्यों से इच्छित लाभ मिलने से पहले कई सालों तक काम कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क विलंबित वापसी वाले माहौल में जीवन के लिए विकसित नहीं हुआ। आधुनिक मनुष्यों के सबसे पुराने अवशेष, जिन्हें होमो सेपियंस सेपियंस के नाम से जाना जाता है, लगभग 2 लाख साल पुराने हैं। ये पहले मनुष्य थे जिनका मस्तिष्क अपेक्षाकृत हमारे जैसा ही था। विशेष रूप से नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क का सबसे नया हिस्सा और भाषा जैसे उच्च कार्यों के लिए जिम्मेदार क्षेत्र लगभग 2 लाख साल पहले आज के बराबर आकार का था। आप अपने पुरापाषाण पूर्वजों के समान हार्डवेयर के साथ घूम रहे हैं। ये हाल ही की बात है, पिछले 500 सालों में कि समाज मुख्य रूप से विलंबित वापसी वाले माहौल में बदल गया है। मस्तिष्क की उम्र की तुलना में आधुनिक समाज एकदम नया है। पिछले 100 सालों में हमने कार, हवाई जहाज, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और बेओसे का उदय देखा है। हाल के वर्षों में दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन मानव स्वभाव में बहुत कम बदलाव आया है। अफ्रीकी सवाना के अन्य जानवरों की तरह हमारे पूर्वजों ने अपने दिन गंभीर खतरों का जवाब देने, अगले भोजन को सुरक्षित करने और तूफान से बचने में बिताए। तत्काल संतुष्टि पर अधिक मूल्य देना समझदारी थी। दूर का भविष्य कम चिंता का विषय था। और तत्काल वापसी वाले माहौल में हजारों पीढ़ियों के बाद हमारे दिमाग ने दीर्घकालिक लोगों की तुलना में त्वरित भुगतान को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। व्यवहार अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति को समय असंगति कहते हैं। यानी जिस तरह से आपका मस्तिष्क पुरस्कारों का मूल्यांकन करता है वो समय के साथ असंगत है। आप भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक महत्व देते हैं। आमतौर पर ये प्रवृत्ति हमारे लिए अच्छी होती है। एक पुरस्कार जो अभी निश्चित है वो आमतौर पर भविष्य में संभव होने वाले पुरस्कार से अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन कभी कभी तत्काल संतुष्टि के प्रति हमारा पूर्वाग्रह समस्याओं का कारण बनता है। अगर कोई जानता है कि धूम्रपान करने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है तो वो धूम्रपान क्यों करेगा? अगर कोई जानता है कि इससे मोटापे का खतरा बढ़ जाता है तो वो ज्यादा खाना क्यों खाएगा? अगर कोई जानता है कि इससे यौन संचारित रोग हो सकते हैं तो वो असुरक्षित यौन संबंध क्यों बनाएगा? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि मस्तिष्क पुरस्कारों को कैसे प्राथमिकता देता है तो उत्तर स्पष्ट हो जाते हैं। बुरी आदतों के परिणाम देर से आते हैं, जबकि पुरस्कार तुरंत मिलते हैं। धूम्रपान आपको 10 साल में मार सकता है, लेकिन ये तनाव को कम करता है और आपकी निकोटीन की लालसा को कम करता है। लंबे समय में ज्यादा खाना हानिकारक है, लेकिन इस समय भूख बढ़ाता है। सेक्स सुरक्षित हो या ना हो तुरंत आनंद देता है। बीमारी और संक्रमण कई दिनों या हफ्तों, यहाँ तक कि सालों तक दिखाई नहीं देंगे। हर आदत समय के साथ कई परिणाम उत्पन्न करती है। दुर्भाग्य से ये परिणाम अक्सर गलत होते हैं। हमारी बुरी आदतों के साथ तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा लगता है, लेकिन अंतिम परिणाम बुरा लगता है। अच्छी आदतों के साथ यह उल्टा है। तत्काल परिणाम अप्रिय है, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा लगता है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बास्टियाट ने इस समस्या को स्पष्ट रूप से समझाया जब उन्होंने लिखा, ये लगभग हमेशा होता है कि जब तत्काल परिणाम अनुकूल होता है तो बाद के परिणाम विनाशकारी होते हैं, और इसके विपरीत। अक्सर किसी आदत का पहला फल जितना मीठा होता है
उसके बाद के फल उतने ही कड़वे होते हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी अच्छी आदतों की कीमत वर्तमान में होती है। आपकी बुरी आदतों की कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। वर्तमान क्षण को प्राथमिकता देने की मस्तिष्क की प्रवृत्ति का अर्थ है कि आप अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब आप कोई योजना बनाते हैं वजन कम करने के लिए, कोई किताब लिखने के लिए या कोई भाषा सीखने के लिए, तो आप वास्तव में अपने भविष्य के लिए योजना बना रहे होते हैं। और जब आप कल्पना करते हैं कि आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, तो दीर्घकालिक लाभ वाले कार्यों को करने में मूल्य देखना आसान होता है। हम सभी अपने भविष्य के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। हालांकि जब निर्णय का क्षण आता है तो तत्काल संतुष्टि आमतौर पर जीत जाती है। आप अब भविष्य के लिए कोई चुनाव नहीं कर रहे हैं जो फिट या अमीर या खुश होने का सपना देखता है। आप वर्तमान के लिए चुनाव कर रहे हैं जो भरा हुआ लाड़ प्यार और मनोरंजन चाहता है। एक सामान्य नियम के रूप में, किसी कार्य से आपको जितनी अधिक तत्काल खुशी मिलती है, आपको उतनी ही दृढ़ता से यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित है। हमारे मस्तिष्क द्वारा कुछ व्यवहारों को दोहराने और दूसरों से बचने के कारणों की पूरी समझ के साथ, आइए व्यवहार परिवर्तन के मुख्य नियम को अपडेट करें। जो तुरंत पुरस्कृत होता है उसे दोहराया जाता है, जो तुरंत दंडित होता है उसे टाला जाता है। तत्काल संतुष्टि के लिए हमारी प्राथमिकता सफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती है। हमारे स्वभाव के कारण अधिकांश लोग संतुष्टि के त्वरित हिट का पीछा करते हुए पूरा दिन बिता देंगे। कम यात्रा की जाने वाली सड़क विलंबित संतुष्टि का मार्ग है। यदि आप पुरस्कारों के लिए प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और अक्सर बड़ा भुगतान मिलेगा। जैसा कि कहा जाता है, अंतिम मील हमेशा सबसे कम भीड़ वाला होता है। ये ठीक वही है जो शोध से पता चला है। जो लोग संतुष्टि में देरी करने में बेहतर होते हैं, उनके एसएटी स्कोर अधिक होते हैं, मादक द्रव्यों के सेवन का स्तर कम होता है, मोटापे की संभावना कम होती है, तनाव के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया होती है और बेहतर सामाजिक कौशल होते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में ये सब होते देखा है। अगर आप टीवी देखने में देरी करते हैं और अपना होमवर्क पूरा करते हैं, तो आप आमतौर पर ज्यादा सीखेंगे और बेहतर ग्रेड प्राप्त करेंगे। अगर आप स्टोर से मिठाई और चिप्स नहीं खरीदते हैं, तो आप घर पहुंचने पर अक्सर सेहतमंद खाना खाएंगे। किसी न किसी समय, लगभग हर क्षेत्र में सफलता के लिए आपको देरी से मिलने वाले इनाम के पक्ष में तत्काल इनाम को अनदेखा करना पड़ता है। समस्या यह है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि संतुष्टि में देरी करना ही समझदारी भरा तरीका है। वे अच्छी आदतों के फायदे चाहते हैं, स्वस्थ, उत्पादक और शांत रहना। लेकिन निर्णायक समय पर ये नतीजे शायद ही कभी दिमाग में सबसे ऊपर होते हैं। शुक्र है, संतुष्टि में देरी करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना संभव है, लेकिन आपको मानव स्वभाव के अनुसार काम करने की जरूरत है, उसके खिलाफ नहीं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन आदतों में थोड़ी सी तत्काल खुशी जोड़ें जो लंबे समय में फायदेमंद हों, और उन आदतों में थोड़ी सी तत्काल तकलीफ जोड़ें जो फायदेमंद न हों। तत्काल संतुष्टि को अपने लाभ में कैसे बदलें? किसी आदत को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है सफलता का एहसास होना, भले ही यह छोटे स्तर पर ही क्यों न हो। सफलता का एहसास इस बात का संकेत है कि आपकी आदत ने फायदा उठाया और यह कि मेहनत सार्थक थी। एक आदर्श दुनिया में एक अच्छी आदत का इनाम आदत ही होती है। वास्तविक दुनिया में अच्छी आदतें तभी सार्थक लगती हैं जब वे आपको कुछ देती हैं। शुरुआत में ये सब त्याग है। आप कुछ बार जिम गए हैं, लेकिन आप मजबूत या फिट या तेज नहीं हुए हैं, कम से कम किसी भी तरह से नहीं। कुछ महीने बाद जब आप कुछ पाउंड कम कर लेते हैं या आपकी बाहें कुछ हद तक मजबूत हो जाती हैं, तब व्यायाम करना अपने आप आसान हो जाता है। शुरुआत में आपको ट्रैक पर बने रहने के लिए एक कारण की जरूरत होती है। यही कारण है कि तत्काल पुरस्कार जरूरी हैं। वे आपको उत्साहित रखते हैं, जबकि विलंबित पुरस्कार पृष्ठभूमि में जमा होते रहते हैं। हम वास्तव में यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं जब हम तत्काल पुरस्कारों पर चर्चा कर रहे हैं, वह है किसी व्यवहार का अंत। किसी भी अनुभव का अंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसे अन्य चरणों की तुलना में अधिक याद रखते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी आदत का अंत संतोषजनक हो। सबसे अच्छा तरीका सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना है, जो किसी व्यवहार की दर को बढ़ाने के लिए तत्काल पुरस्कार का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आदत स्टैकिंग, जिसे हमने अध्याय 5 में कवर किया था, आपकी आदत को तत्काल संकेत से जोड़ता है, जो ये स्पष्ट करता है कि कब शुरू करना है।
सुदृढ़ीकरण आपकी आदत को तत्काल पुरस्कार से जोड़ता है, जो इसे समाप्त करने पर संतोषजनक बनाता है। तत्काल सुदृढ़ीकरण विशेष रूप से बचने की आदतों से निपटने में मददगार हो सकता है, जो ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें आप करना बंद करना चाहते हैं। कोई फिजूल खर्ची नहीं, या इस महीने शराब नहीं जैसी आदतों के साथ बने रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब आप हैप्पी आवर ड्रिंक्स छोड़ते हैं या जूते नहीं खरीदते हैं तो कुछ नहीं होता है। जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संतुष्ट महसूस करना मुश्किल हो सकता है। आप बस प्रलोभन का विरोध कर रहे हैं और इसमें कुछ खास संतुष्टि नहीं है। एक समाधान यह है कि स्थिति को उल्टा कर दिया जाए। आप बचना चाहते हैं, एक बचत खाता खोलें और उस पर अपनी पसंद की कोई चीज़ लिखें, शायद लेदर जैकेट। जब भी आप कोई खरीदारी करने से चूकें तो खाते में उतनी ही राशि डालें। अपनी सुबह की लट्टे छोड़ें, $5 ट्रांसफ़र करें। नेटफ्लिक्स का एक और महीना छोड़ें, $10 बचाएं। यह अपने लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम बनाने जैसा है। चमड़े की जैकेट के लिए पैसे बचाते हुए खुद को देखना तुरंत मिलने वाला इनाम वंचित होने से कहीं बेहतर लगता है। आप कुछ न करने को संतोषजनक बना रहे हैं। मेरे एक पाठक और उनकी पत्नी ने भी इसी तरह का सेटअप इस्तेमाल किया। वे बाहर खाना खाने से बचना चाहते थे और साथ में ज़्यादा खाना बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने बचत खाते को यूरोप की यात्रा नाम दिया। जब भी वे बाहर खाना खाने नहीं जाते थे तो वे खाते में $50 ट्रांसफ़र कर देते थे। साल के अंत में वे पैसे छुट्टी मनाने के लिए रख देते थे। ये ध्यान देने योग्य है कि अल्पकालिक पुरस्कारों का चयन करना महत्वपूर्ण है जो आपकी पहचान को मजबूत करते हैं, न कि ऐसे पुरस्कार जो आपकी पहचान के साथ संघर्ष करते हैं। अगर आप वज़न कम करने या ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नई जैकेट खरीदना ठीक है, लेकिन अगर आप बजट बनाने और पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम नहीं करता। इसके बजाय बबल बाथ लेना या आराम से टहलना अपने आप को खाली समय के साथ पुरस्कृत करने के अच्छे उदाहरण हैं, जो आपकी अधिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य के साथ संरेखित है। इसी तरह, अगर व्यायाम करने का आपका इनाम एक कटोरी आइसक्रीम खाना है तो आप परस्पर विरोधी पहचानों के लिए वोट डाल रहे हैं और यह बेकार साबित होता है। इसके बजाय शायद आपका इनाम एक मालिश है, जो एक विलासिता और आपके शरीर की देखभाल करने की दिशा में एक वोट दोनों है। अब अल्पकालिक इनाम एक स्वस्थ व्यक्ति होने की आपकी दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संरेखित है। आखिरकार, जब बेहतर मूड, ज़्यादा ऊर्जा और कम तनाव जैसे आंतरिक पुरस्कार मिलते हैं तो आप द्वितीयक पुरस्कार का पीछा करने के बारे में कम चिंतित हो जाते हैं। पहचान ही सुदृढ़ीकरण बन जाती है। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप वही हैं और आपको अच्छा लगता है। कोई आदत जितनी ज़्यादा आपके जीवन का हिस्सा बनती है, आपको उसका पालन करने के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उतनी ही कम ज़रूरत होती है। प्रोत्साहन से आदत शुरू हो सकती है, पहचान आदत को बनाए रखती है। हालांकि सबूत इकट्ठा होने और नई पहचान बनने में समय लगता है। तत्काल सुदृढ़ीकरण अल्पावधि में प्रेरणा बनाए रखने में मदद करता है, जबकि आप दीर्घकालिक पुरस्कारों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। संक्षेप में, आदत को लंबे समय तक चलने के लिए उसका आनंददायक होना जरूरी है। सुदृढ़ीकरण के सरल अंश जैसे साबुन की अच्छी खुशबू या टूथपेस्ट जिसमें ताज़ा पुदीने का स्वाद हो या $50 आपके बचत खाते में आते देखना आपको आदत का आनंद लेने के लिए ज़रूरी तत्काल खुशी दे सकता है। और जब बदलाव आनंददायक हो तो बदलाव आसान होता है। अध्याय सारांश। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाना। जब अनुभव संतोषजनक होता है तो हम किसी व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। मानव मस्तिष्क विलंबित पुरस्कारों की तुलना में तत्काल पुरस्कारों को प्राथमिकता देने के लिए विकसित हुआ है। व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम, जिसे तुरंत पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिसे तुरंत दंडित किया जाता है उसे टाला जाता है। किसी आदत को अपनाने के लिए आपको तुरंत सफल महसूस करने की आवश्यकता होती है, भले ही यह एक छोटे से तरीके से हो। व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं इस बार किसी व्यवहार के किए जाने की संभावना को बढ़ाते हैं। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम इसे संतोषजनक बनाएं इस संभावना को बढ़ाता है कि किसी व्यवहार को अगली बार दोहराया जाएगा। हर दिन अच्छी आदतें कैसे अपनाएं। 1993 में कनाडा के एबॉट्सफोर्ड में एक बैंक ने ट्रेंट डायर स्मिथ नामक एक 23 वर्षीय स्टॉक ब्रोकर को काम पर रखा।
एबॉट्सफोर्ड एक अपेक्षाकृत छोटा उपनगर था जो पास के वैंकूवर की छाया में छिपा हुआ था, जहां अधिकांश बड़े व्यापारिक सौदे किए जा रहे थे। स्थान को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि डायरसमिड एक नौसिखिया था, कोई भी उसे बहुत अधिक उम्मीद नहीं करता था। लेकिन उसने एक साधारण दैनिक आदत की बदौलत तेजी से प्रगति की। डायरसमिड हर सुबह अपनी मेज पर 2 जार के साथ शुरू करता था। एक में 120 पेपर क्लिप भरे होते थे, दूसरा खाली होता था। जैसे ही वो हर दिन काम पर लग जाता, वो बिक्री के लिए कॉल करता। इसके तुरंत बाद वो भरे हुए जार से एक पेपर क्लिप खाली जार में डाल देता और प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती। हर सुबह मैं एक जार में 120 पेपर क्लिप के साथ शुरू करता और मैं तब तक फ़ोन करता रहता जब तक कि मैं उन्हें दूसरे जार में नहीं डाल देता, उसने मुझे बताया। 18 महीनों के भीतर डायरसमिड फर्म में $5 मिलियन ला रहा था। 24 साल की उम्र तक वो प्रति वर्ष $75,000 कमा रहा था, जो आज के $125,000 के बराबर है। कुछ ही समय बाद उसे दूसरी कंपनी में 6 आंकड़ा वाली नौकरी मिल गई। मैं इस तकनीक को पेपर क्लिप रणनीति के रूप में संदर्भित करना पसंद करता हूं और पिछले कुछ वर्षों में मैंने पाठकों से सुना है जिन्होंने इसे विभिन्न तरीकों से नियोजित किया है। एक महिला जब भी अपनी किताब का एक पेज लिखती थी तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हेयरपिन को स्थानांतरित करती थी। एक अन्य व्यक्ति पुशअप के प्रत्येक सेट के बाद एक मार्बल को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में ले जाता था। प्रगति करना संतोषजनक है और दृश्य माप जैसे कि पेपर क्लिप या हेयरपिन या मार्बल को हिलाना आपकी प्रगति का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। नतीजतन वे आपके व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं और किसी भी गतिविधि में थोड़ी सी तत्काल संतुष्टि जोड़ते हैं। दृश्य माप कई रूपों में आते हैं: खाद्य पत्रिकाएं, कसरत लॉग, लॉयल्टी पंच कार्ड, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर प्रगति बार, यहाँ तक कि किसी पुस्तक में पृष्ठ संख्याएं भी। लेकिन शायद आपकी प्रगति को मापने का सबसे अच्छा तरीका एक आदत ट्रैकर है। अपनी आदतों को सही रास्ते पर कैसे रखें? आदत ट्रैकर यह मापने का एक सरल तरीका है कि आपने कोई आदत अपनाई है या नहीं। सबसे बुनियादी तरीका यह है कि एक कैलेंडर लें और हर उस दिन को काट दें जिस दिन आप अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ध्यान करते हैं तो उनमें से प्रत्येक तिथि को एक X मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता है, कैलेंडर आपकी आदत की लकीर का रिकॉर्ड बन जाता है। अनगिनत लोगों ने अपनी आदतों पर नज़र रखी है, लेकिन शायद सबसे मशहूर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। 20 साल की उम्र से ही फ्रैंकलिन हर जगह एक छोटी पुस्तिका लेकर जाते थे और इसका इस्तेमाल 13 व्यक्तिगत गुणों पर नज़र रखने के लिए करते थे। इस सूची में समय न गंवाएं, हमेशा किसी उपयोगी काम में लगे रहें और बेकार की बातचीत से बचें जैसे लक्ष्य शामिल थे। हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी पुस्तिका खोलते और अपनी प्रगति दर्ज करते। कथित तौर पर जेरी सीनफील्ड चुटकुले लिखने की अपनी लय को बनाए रखने के लिए आदत ट्रैकर का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट्री कॉमेडियन में वे बताते हैं कि उनका लक्ष्य बस हर दिन चुटकुले लिखने की श्रृंखला को कभी न तोड़ना है। दूसरे शब्दों में, वे इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करते कि कोई विशेष चुटकुला कितना अच्छा या बुरा है या वे कितना प्रेरित महसूस करते हैं। वे बस दिखने और अपनी लय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्रृंखला को न तोड़ें एक शक्तिशाली मंत्र है। बिक्री कॉल की श्रृंखला को न तोड़ें और आप व्यवसाय की एक सफल पुस्तक बना लेंगे। वर्कआउट की श्रृंखला को न तोड़ें और आप अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से फिट हो जाएंगे। हर दिन कुछ नया बनाने की श्रृंखला को न तोड़ें और आप एक प्रभावशाली पोर्टफोलियो के साथ समाप्त हो जाएंगे। आदत ट्रैकिंग शक्तिशाली है क्योंकि यह व्यवहार परिवर्तन के कई नियमों का लाभ उठाती है। यह एक साथ एक व्यवहार को स्पष्ट, आकर्षक और संतोषजनक बनाता है। आइए प्रत्येक को तोड़ते हैं। लाभ संख्या 1, आदत ट्रैकिंग स्पष्ट है। अपनी पिछली क्रिया को रिकॉर्ड करने से एक ट्रिगर बनता है जो आपकी अगली क्रिया को शुरू कर सकता है। आदत ट्रैकिंग स्वाभाविक रूप से आपके कैलेंडर पर X की लकीर या आपके भोजन लॉग में भोजन की सूची जैसे दृश्य संकेतों की एक श्रृंखला बनाती है। जब आप कैलेंडर देखते हैं और अपनी लकीर देखते हैं तो आपको फिर से कार्य करने की याद दिलाई जाएगी। शोध से पता चला है कि जो लोग वजन कम करने, धूम्रपान छोड़ने और रक्तचाप कम करने जैसे लक्ष्यों पर अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर होने की अधिक संभावना रखते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। 1600 से अधिक लोगों के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने दैनिक भोजन लॉग रखा,
उनका वजन उन लोगों की तुलना में दोगुना कम हुआ जिन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी व्यवहार को ट्रैक करने का मात्र कार्य उसे बदलने की इच्छा को जगा सकता है। आदत ट्रैकिंग आपको ईमानदार भी बनाए रखती है। हम में से ज्यादातर लोगों का अपने व्यवहार के बारे में गलत नजरिया होता है। हमें लगता है कि हम जितना करते हैं उससे बेहतर काम करते हैं। मापन हमारे अपने व्यवहार के प्रति हमारी अंधता को दूर करने और हर दिन वास्तव में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने का एक तरीका प्रदान करता है। कंटेनर में पेपर क्लिप पर एक नज़र डालते ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपने कितना काम किया है या नहीं किया है। जब सबूत आपके सामने होते हैं तो आपके खुद से झूठ बोलने की संभावना कम होती है। लाभ संख्या 2, आदत ट्रैकिंग आकर्षक है। प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति है। जब हमें संकेत मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह आदत ट्रैकिंग प्रेरणा पर एक व्यसनी प्रभाव डाल सकती है। प्रत्येक छोटी जीत आपकी इच्छा को पूरा करती है। यह विशेष रूप से बुरे दिन पर शक्तिशाली हो सकता है। जब आप उदास महसूस कर रहे होते हैं तो आपके द्वारा पहले से की गई सभी प्रगति को भूलना आसान होता है। आदत ट्रैकिंग आपकी कड़ी मेहनत का दृश्य प्रमाण प्रदान करती है, एक सूक्ष्म अनुस्मारक कि आप कितनी दूर आ गए हैं। साथ ही हर सुबह आप जो खाली वर्ग देखते हैं वो आपको शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि आप अपनी प्रगति को क्रम तोड़कर नहीं खोना चाहते हैं। लाभ संख्या 3, आदत ट्रैकिंग संतोषजनक है। ये सभी लाभों में सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रैकिंग अपने आप में एक पुरस्कार बन सकती है। अपनी टू डू सूची से कोई आइटम पार करना, अपने वर्कआउट लॉग में कोई प्रविष्टि पूरी करना या कैलेंडर पर एक्स का निशान लगाना संतोषजनक है। अपने परिणामों को बढ़ते देखना अच्छा लगता है। आपके निवेश पोर्टफोलियो का आकार, आपकी पुस्तक पांडुलिपि की लंबाई, और अगर यह अच्छा लगता है तो आपके टिके रहने की संभावना अधिक होती है। आदत ट्रैकिंग आपकी नज़र को गेंद पर रखने में भी मदद करती है। आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप 6 पैक एब्स पाने पर अड़े नहीं हैं, आप बस इस क्रम को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। संक्षेप में, आदत ट्रैकिंग 1 एक दृश्य संकेत बनाता है जो आपको कार्य करने की याद दिला सकता है। 2 स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है क्योंकि आप अपनी प्रगति देखते हैं और इसे खोना नहीं चाहते हैं। और 3 जब भी आप अपनी आदत का एक और सफल उदाहरण रिकॉर्ड करते हैं तो संतुष्टि महसूस होती है। इसके अलावा आदत ट्रैकिंग दृश्य प्रमाण प्रदान करती है कि आप उस प्रकार के व्यक्ति के लिए वोट दे रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो तत्काल और आंतरिक संतुष्टि का एक सुखद रूप है। आप सोच रहे होंगे कि अगर आदत ट्रैकिंग इतनी उपयोगी है तो मैंने इसके बारे में बात करने में इतना समय क्यों लगाया? सभी लाभों के बावजूद मैंने इस चर्चा को अब तक एक साधारण कारण से छोड़ दिया है। बहुत से लोग ट्रैकिंग और मापने के विचार का विरोध करते हैं। ये बोझ की तरह लग सकता है क्योंकि यह आपको 2 आदतों में मजबूर करता है, वो आदत जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे ट्रैक करने की आदत। जब आप पहले से ही आहार का पालन करने के लिए संघर्ष कर रहे हों तो कैलोरी गिनना एक परेशानी की तरह लगता है। जब आपके पास काम हो तो हर बिक्री कॉल को लिखना थकाऊ लगता है। ये कहना आसान लगता है, मैं बस कम खाऊंगा, या मैं और अधिक प्रयास करूंगा, या मैं इसे करना याद रखूंगा। लोग अनिवार्य रूप से मुझसे ऐसी बातें कहते हैं, मेरे पास एक निर्णय पत्रिका है लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसका अधिक उपयोग करूं, या मैंने 1 सप्ताह के लिए अपने वर्कआउट को रिकॉर्ड किया लेकिन फिर छोड़ दिया। मैं खुद भी ऐसा ही कर चुका हूं। मैंने एक बार अपनी कैलोरी को ट्रैक करने के लिए एक फूड लॉग बनाया था। मैं इसे एक भोजन के लिए करने में कामयाब रहा और फिर छोड़ दिया। ट्रैकिंग हर किसी के लिए नहीं है और अपने पूरे जीवन को मापने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगभग हर कोई किसी न किसी रूप में इससे लाभ उठा सकता है, भले ही यह केवल अस्थायी हो। ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, जब भी संभव हो, माप स्वचालित होना चाहिए। आप शायद ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि आप बिना जाने ही कितना ट्रैक कर रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ट्रैक करता है कि आप कितनी बार बाहर खाने जाते हैं। आपका फिटबिट रजिस्टर करता है कि आप कितने कदम चलते हैं और कितनी देर सोते हैं। आपका कैलेंडर रिकॉर्ड करता है कि आप हर साल कितनी नई जगहों की यात्रा करते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि डेटा कहाँ से प्राप्त करना है, तो हर हफ्ते या हर महीने इसकी समीक्षा करने के लिए अपने कैलेंडर में एक नोट जोड़ें, जो हर दिन इसे ट्रैक करने से ज़्यादा व्यवहारिक है।
दूसरा, मैनुअल ट्रैकिंग आपकी सबसे महत्वपूर्ण आदतों तक ही सीमित होनी चाहिए। 10 आदतों को छिटपुट रूप से ट्रैक करने की तुलना में लगातार एक आदत को ट्रैक करना बेहतर है। अंत में, आदत होने के तुरंत बाद प्रत्येक माप को रिकॉर्ड करें। व्यवहार का पूरा होना इसे लिखने का संकेत है। ये दृष्टिकोण आपको अध्याय 5 में वर्णित हैबिट स्टैकिंग विधि को आदत ट्रैकिंग के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है। आदत स्टैकिंग प्लस आदत ट्रैकिंग फॉर्मूला है। वर्तमान आदत के बाद मैं अपनी आदत को ट्रैक करूंगा। बिक्री कॉल से फोन रखने के बाद मैं एक पेपर क्लिप आगे बढ़ाऊंगा। जिम में प्रत्येक सेट समाप्त करने के बाद मैं इसे अपने वर्कआउट जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा। डिशवॉशर में अपनी प्लेट डालने के बाद मैं लिखूंगा कि मैंने क्या खाया। ये रणनीतियां आपकी आदतों पर नजर रखना आसान बना सकती हैं। भले ही आप ऐसे व्यक्ति न हों जिन्हें अपने व्यवहार को रिकॉर्ड करना पसंद हो, मुझे लगता है कि कुछ हफ्तों के माप आपको उपयोगी लगेंगे। ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि आप वास्तव में अपना समय कैसे बिता रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर आदत का सिलसिला किसी न किसी बिंदु पर खत्म होता है, और किसी भी एक माप से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब आपकी आदतें पटरी से उतर जाएं तो उसके लिए एक अच्छी योजना बना लें। जब आपकी आदतें खराब हो जाएं तो जल्दी से कैसे उबरें। चाहे आप अपनी आदतों के साथ कितने भी सुसंगत क्यों न हो, यह अपरिहार्य है कि जीवन किसी बिंदु पर आपको बाधित करेगा। पूर्णता संभव नहीं है। जल्द ही कोई आपात स्थिति सामने आ जाएगी, आप बीमार हो जाते हैं, या आपको काम के लिए यात्रा करनी पड़ती है, या आपके परिवार को आपके थोड़े और समय की आवश्यकता होती है। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं खुद को एक सरल नियम याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, कभी भी 2 बार कसरत न छोड़ें। अगर मैं एक दिन चूक जाता हूँ तो मैं जल्द से जल्द उसमें वापस आने की कोशिश करता हूँ। एक कसरत छूटना आम बात है, लेकिन मैं लगातार 2 कसरतें नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि मैं एक पूरा पिज्जा खा लूं, लेकिन उसके बाद मैं एक स्वस्थ भोजन खाऊंगा। मैं परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरी चूक से बच सकता हूं। जैसे ही एक सिलसिला खत्म होता है, मैं अगली पर लग जाता हूं। पहली गलती कभी भी आपको बर्बाद नहीं करती। ये बार बार की जाने वाली गलतियों का चक्र है। एक बार चूकना एक दुर्घटना है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। यह विजेताओं और हारने वालों के बीच एक विशिष्ट विशेषता है। किसी का भी प्रदर्शन खराब हो सकता है, कसरत खराब हो सकती है, या काम पर दिन खराब हो सकता है, लेकिन जब सफल लोग असफल होते हैं तो वे जल्दी से उबर जाते हैं। आदत को तोड़ना मायने नहीं रखता अगर उसे फिर से जल्दी से पा लिया जाए। मुझे लगता है कि यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस पर तब भी कायम रहूंगा जब मैं किसी आदत को उतना अच्छा या पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा जितना मैं चाहता हूं। अक्सर हम अपनी आदतों के साथ सब कुछ या कुछ भी नहीं के चक्र में फंस जाते हैं। समस्या फिसलना नहीं है, समस्या ये सोचना है कि अगर आप कुछ सही तरीके से नहीं कर सकते तो आपको इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको एहसास नहीं होता कि अपने बुरे या व्यस्त दिनों में बस उपस्थित होना कितना मूल्यवान है। खोए हुए दिन आपको सफल दिनों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप $100 से शुरू करते हैं तो 50% लाभ आपको $150 तक ले जाएगा, लेकिन आपको $100 पर वापस लाने के लिए केवल 33% नुकसान की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, 33% नुकसान से बचना उतना ही मूल्यवान है जितना कि 50% लाभ प्राप्त करना। जैसा कि चार्ली मुंगेर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम, इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित न करें। यही कारण है कि खराब वर्कआउट अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सुस्त दिन और खराब वर्कआउट पिछले अच्छे दिनों से अर्जित किए गए कंपाउंड लाभ को बनाए रखते हैं। बस कुछ करना, 10 स्क्वैट्स, 5 स्प्रिंट, 1 पुशअप, कुछ भी बहुत बड़ी बात है। शून्य मत लगाओ, घाटे को अपने कंपाउंडिंग में मत आने दो। इसके अलावा ये हमेशा इस बारे में नहीं होता है कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है। यह उस तरह के व्यक्ति होने के बारे में है जो वर्कआउट मिस नहीं करता है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ट्रेनिंग करना आसान होता है, लेकिन जब आपका मन नहीं करता है तो उपस्थित होना महत्वपूर्ण होता है, भले ही आप उम्मीद से कम करें। 5 मिनट के लिए जिम जाना आपके प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सकता है, लेकिन यह आपकी पहचान की पुष्टि करता है। व्यवहार परिवर्तन का सब कुछ या कुछ भी नहीं चक्र सिर्फ एक ऐसा नुकसान है जो आपकी आदतों को पटरी से उतार सकता है। एक और संभावित खतरा, खासकर अगर आप आदत ट्रैकर का उपयोग कर रहे हैं, गलत चीज को मापना है।
ये जानना कि कब किसी आदत पर नज़र रखनी है और कब नहीं। मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका शेफ अच्छा काम कर रहा है या नहीं। सफलता मापने का एक तरीका यह है कि हर दिन कितने ग्राहक खाने के लिए पैसे देते हैं। अगर ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो खाना अच्छा होना चाहिए। अगर कम ग्राहक आते हैं तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हालांकि यह एक माप दैनिक राजस्व केवल सीमित तस्वीर देता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति खाने के लिए पैसे देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खाना पसंद है। असंतुष्ट ग्राहक भी खाना खाने के बाद भाग जाने की संभावना नहीं रखते। वास्तव में अगर आप सिर्फ राजस्व माप रहे हैं तो खाना खराब हो सकता है, लेकिन आप मार्केटिंग या छूट या किसी अन्य तरीके से इसकी भरपाई कर रहे हैं। इसके बजाय ये ट्रैक करना ज़्यादा प्रभावी हो सकता है कि कितने ग्राहक अपना खाना खत्म करते हैं या शायद कितने प्रतिशत ग्राहक उदार टिप छोड़ते हैं। किसी खास व्यवहार को ट्रैक करने का नकारात्मक पक्ष ये है कि हम उसके पीछे के उद्देश्य के बजाय संख्या से प्रेरित हो जाते हैं। यदि आपकी सफलता को तिमाही आय से मापा जाता है तो आप बिक्री, राजस्व और तिमाही आय के लिए लेखांकन को अनुकूलित करेंगे। यदि आपकी सफलता को पैमाने पर कम संख्या से मापा जाता है तो आप पैमाने पर कम संख्या के लिए अनुकूलन करेंगे, भले ही इसका मतलब क्रैश डाइट, जूस क्लींज और फैट लॉस पिल्स को अपनाना हो। मानव मन जो भी खेल खेला जा रहा है उसे जीतना चाहता है। ये गड़बड़ी जीवन के कई क्षेत्रों में स्पष्ट है। हम सार्थक काम करने के बजाय लंबे समय तक काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम स्वस्थ रहने की तुलना में 10,000 कदम चलने के बारे में अधिक परवाह करते हैं। हम सीखने, जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच पर जोर देने के बजाय मानकीकृत परीक्षणों के लिए पढ़ाते हैं। संक्षेप में, हम जो मापते हैं उसके लिए अनुकूलन करते हैं। जब हम गलत माप चुनते हैं तो हमें गलत व्यवहार मिलता है। इसे कभी कभी गुडहॉट का नियम भी कहा जाता है। अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहॉट के नाम पर सिद्धांत कहता है, जब कोई उपाय लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा उपाय नहीं रह जाता है। माप केवल तभी उपयोगी होता है जब यह आपका मार्गदर्शन करता है और एक बड़ी तस्वीर में संदर्भ जोड़ता है, न कि जब यह आपको खा जाता है। प्रत्येक संख्या समग्र प्रणाली में प्रतिक्रिया का एक टुकड़ा है। हमारी डेटा संचालित दुनिया में हम संख्याओं को अधिक महत्व देते हैं और किसी भी क्षणभंगुर, नर्म और मापने में मुश्किल चीज़ों को कम महत्व देते हैं। हम गलती से सोचते हैं कि हम जिन कारकों को माप सकते हैं वे ही एकमात्र कारक हैं जो मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज़ को माप सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज़ को माप नहीं सकते इसका मतलब यह नहीं है कि वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब कहने का मतलब है कि आदत ट्रैकिंग को उसके उचित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण है। आदत को रिकॉर्ड करना और अपनी प्रगति को ट्रैक करना संतोषजनक लग सकता है, लेकिन माप ही एकमात्र चीज़ नहीं है जो मायने रखती है। इसके अलावा प्रगति को मापने के कई तरीके हैं और कभी कभी यह आपके ध्यान को पूरी तरह से अलग चीज़ पर स्थानांतरित करने में मदद करता है। यही कारण है कि वजन घटाने के लिए नॉन स्केल जीत प्रभावी हो सकती है। स्केल पर संख्या जिद्दी हो सकती है, इसलिए यदि आप केवल उस संख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी त्वचा बेहतर दिखती है या आप जल्दी उठते हैं या आपकी सेक्स ड्राइव में वृद्धि हुई है। ये सभी आपके सुधार को ट्रैक करने के वैध तरीके हैं। यदि आप स्केल पर संख्या से प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हैं तो शायद यह एक अलग माप पर ध्यान केंद्रित करने का समय है जो आपको प्रगति के अधिक संकेत देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने सुधार को कैसे मापते हैं। आदत ट्रैकिंग आपकी आदतों को अधिक संतोषजनक बनाने का एक सरल तरीका प्रदान करती है। प्रत्येक माप थोड़ा सा सबूत देता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से किए गए काम के लिए तत्काल खुशी का एक संक्षिप्त क्षण प्रदान करता है। अध्याय सारांश। सबसे संतोषजनक भावनाओं में से एक प्रगति करने की भावना है। एक आदत ट्रैकर यह मापने का एक सरल तरीका है कि आपने कोई आदत अपनाई है या नहीं, जैसे कैलेंडर पर एक्स का निशान लगाना। आदत ट्रैकर और माप के अन्य दृश्य रूप आपकी प्रगति का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करके आपकी आदतों को संतोषजनक बना सकते हैं। श्रृंखला को न तोड़ें। अपनी आदत की श्रृंखला को जीवित रखने का प्रयास करें। कभी भी 2 बार न चूकें। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पर वापस आने का प्रयास करें। सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज़ को माप सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
एक जवाबदेही भागीदार कैसे बदल सकता है सब कुछ। द्वितीय विश्व युद्ध में पायलट के रूप में सेवा देने के बाद रोजर फिशर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया और बातचीत और संघर्ष प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल करते हुए 34 साल बिताए। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की स्थापना की और शांति समाधान, बंधक संकट और कूटनीतिक समझौतों पर कई देशों और विश्व नेताओं के साथ काम किया। लेकिन 1970 और 1980 के दशक में जब परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया, तब फिशर ने शायद अपना सबसे दिलचस्प विचार विकसित किया। उस समय फिशर ऐसी रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो परमाणु युद्ध को रोक सके, और उन्होंने एक परेशान करने वाली बात देखी। किसी भी बैठे राष्ट्रपति के पास ऐसे लॉन्च कोड तक पहुंच होगी जो लाखों लोगों को मार सकते हैं, लेकिन वास्तव में कभी किसी को मरते नहीं देखेंगे क्योंकि वह हमेशा हजारों मील दूर होगा। मेरा सुझाव काफी सरल था, उन्होंने 1981 में लिखा था। उस परमाणु कोड नंबर को एक छोटे कैप्सूल में डालें और फिर उस कैप्सूल को एक स्वयंसेवक के दिल के ठीक बगल में प्रत्यारोपित करें। स्वयंसेवक अपने साथ एक बड़ा, भारी कसाई चाकू लेकर राष्ट्रपति के साथ जाता था। अगर राष्ट्रपति कभी परमाणु हथियार चलाना चाहते थे, तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका ये था कि वे पहले अपने हाथों से एक इंसान को मार दें। राष्ट्रपति कहते हैं, जॉर्ज, मुझे खेद है लेकिन लाखों लोगों को मरना ही होगा। उन्हें किसी को देखना होगा और समझना होगा कि मृत्यु क्या है, एक निर्दोष मृत्यु क्या है। व्हाइट हाउस के कालीन पर खून, यह वास्तविकता है। जब मैंने पेंटागन में दोस्तों को ये सुझाव दिया तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये भयानक है। किसी को मारना राष्ट्रपति के निर्णय को विकृत कर देगा। वो शायद कभी बटन न दबाएं। व्यवहार परिवर्तन के चौथे नियम की हमारी चर्चा के दौरान हमने अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के महत्व को कवर किया है। फिशर का प्रस्ताव चौथे नियम का उल्टा है, इसे तुरंत असंतोषजनक बना दें। जिस तरह हम किसी अनुभव को तब दोहराते हैं जब उसका अंत संतोषजनक होता है, उसी तरह हम उस अनुभव से बचने की भी अधिक संभावना रखते हैं जब उसका अंत दर्दनाक होता है। दर्द एक प्रभावी शिक्षक है। अगर कोई विफलता दर्दनाक है तो उसे ठीक कर लिया जाता है। अगर कोई विफलता अपेक्षाकृत दर्द रहित है तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। जितनी ज्यादा तात्कालिक और ज्यादा महंगी गलती होगी, उतनी ही तेजी से आप उससे सीखेंगे। खराब समीक्षा का खतरा एक प्लम्बर को अपने काम में अच्छा होने के लिए मजबूर करता है। ग्राहक के कभी वापस न आने की संभावना रेस्तरां को अच्छा खाना बनाने के लिए प्रेरित करती है। गलत रक्त वाहिका को काटने की कीमत एक सर्जन को मानव शरीर रचना में निपुण बनाती है और सावधानीपूर्वक काटती है। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीख जाते हैं। दर्द जितना ज्यादा तुरंत होगा, व्यवहार की संभावना उतनी ही कम होगी। अगर आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं और अस्वस्थ व्यवहार को खत्म करना चाहते हैं, तो कार्रवाई में तत्काल लागत जोड़ना उनकी संभावनाओं को कम करने का एक शानदार तरीका है। हम बुरी आदतों को दोहराते हैं क्योंकि वे किसी तरह से हमारी मदद करती हैं और इससे उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति से उबरने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं जानता हूं, वो है व्यवहार से जुड़ी सजा की गति को बढ़ाना। कार्रवाई और परिणामों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता। जैसे ही कार्रवाई का तत्काल परिणाम होता है, व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। ग्राहक अपने बिल समय पर चुकाते हैं, जबकि उनसे विलंब शुल्क लिया जाता है। छात्र तब कक्षा में आते हैं जब उनका ग्रेड उपस्थिति से जुड़ा होता है। हम थोड़े से तत्काल दर्द से बचने के लिए बहुत सारे काम करेंगे। बेशक, इसकी एक सीमा है। अगर आप व्यवहार बदलने के लिए सजा पर भरोसा करने जा रहे हैं, तो सजा की ताकत उस व्यवहार की सापेक्ष ताकत से मेल खानी चाहिए जिसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उत्पादक होने के लिए टालमटोल की लागत कार्रवाई की लागत से अधिक होनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आलस्य की लागत व्यायाम की लागत से अधिक होनी चाहिए। किसी रेस्तरां में धूम्रपान करने या रिसाइकिल न करने के लिए जुर्माना लगने से किसी कार्रवाई में परिणाम जुड़ जाता है। व्यवहार तभी बदलता है जब सजा काफी दर्दनाक हो और मजबूती से लागू की गई हो। सामान्य तौर पर परिणाम जितना अधिक स्थानीय, मूर्त, ठोस और तत्काल होगा, व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। परिणाम जितना अधिक वैश्विक, अमूर्त, अस्पष्ट और विलंबित होगा, व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना उतनी ही कम होगी। शुक्र है, किसी भी बुरी आदत पर तत्काल लागत जोड़ने का एक सीधा तरीका है, एक आदत अनुबंध बनाएं। आदत अनुबंध
पहला सीट बेल्ट कानून 1 दिसंबर 1984 को न्यूयॉर्क में पारित किया गया था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 14% लोग नियमित रूप से सीट बेल्ट पहनते थे, लेकिन ये सब बदलने वाला था। 5 वर्षों के भीतर देश के आधे से अधिक लोगों ने सीट बेल्ट कानून बना लिया था। आज 50 में से 39 राज्यों में सीट बेल्ट पहनना कानून द्वारा लागू है। और यह केवल कानून ही नहीं है, सीट बेल्ट पहनने वाले लोगों की संख्या में भी नाटकीय रूप से बदलाव आया है। 2016 में 88% से अधिक अमेरिकी हर बार कार में बैठते समय सीट बेल्ट लगाते थे। केवल 30 वर्षों में लाखों लोगों की आदतों में पूरी तरह से बदलाव आया। कानून और नियम इस बात का उदाहरण है कि सरकार सामाजिक अनुबंध बनाकर हमारी आदतों को कैसे बदल सकती है। एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं और फिर उन्हें एक समूह के रूप में लागू करते हैं। जब भी कोई नया कानून व्यवहार को प्रभावित करता है, सीट बेल्ट कानून, रेस्तरां के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध, अनिवार्य रिसाइक्लिंग, ये हमारी आदतों को आकार देने वाले सामाजिक अनुबंध का एक उदाहरण है। समूह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए सहमत होता है और यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। जिस तरह सरकारें नागरिकों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनों का उपयोग करती हैं, उसी तरह आप खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए आदत अनुबंध बना सकते हैं। आदत अनुबंध एक मौखिक या लिखित समझौता है जिसमें आप किसी विशेष आदत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो होने वाली सजा के बारे में बताते हैं। फिर आप 1 या 2 लोगों को अपने जवाबदेही भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए ढूंढते हैं और आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। नैशविले, टेनेसी के एक उद्यमी ब्रायन हैरिस पहले व्यक्ति थे जिन्हें मैंने इस रणनीति को अमल में लाते देखा। अपने बेटे के जन्म के कुछ समय बाद हैरिस को एहसास हुआ कि उसे कुछ पाउंड वजन कम करना है। उसने अपनी पत्नी और अपने निजी प्रशिक्षक के बीच एक आदत अनुबंध लिखा। पहले संस्करण में लिखा था, ब्रायन का 2017 की पहली तिमाही के लिए नंबर 1 उद्देश्य फिर से सही तरीके से खाना शुरू करना है ताकि वह बेहतर महसूस करे, बेहतर दिखे और 10% बॉडी फैट पर 200 पाउंड के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो। उस कथन के नीचे हैरिस ने अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया। परिणाम: चरण नंबर 1, Q1 में सख्त, धीमी कार्ब आहार पर वापस जाएं। चरण नंबर 2, Q2 में सख्त मैक्रोन्यूट्रिएंट ट्रैकिंग कार्यक्रम शुरू करें। चरण नंबर 3, Q3 में अपने आहार और कसरत कार्यक्रम के विवरण को परिष्कृत करें और बनाए रखें। अंत में उसने अपनी दैनिक आदतों में से प्रत्येक को लिखा जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जाएगी। उदाहरण के लिए, हर दिन वो जो भी भोजन खाता है उसे लिखें और हर दिन अपना वजन मापें। और फिर उसने असफल होने पर दंड की सूची बनाई। यदि ब्रायन इन 2 चीजों को नहीं करता है तो निम्नलिखित परिणाम लागू होंगे। उसे तिमाही के बाकी दिनों में प्रत्येक कार्य दिवस और प्रत्येक रविवार की सुबह अच्छे कपड़े पहनने होंगे। ड्रेस अप का अर्थ है जीन्स, टी-शर्ट, हुडी या शॉर्ट्स ना पहनना। वो जॉय अपने प्रशिक्षक को $200 भी देगा जिसे वह अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है यदि वह एक दिन भोजन लॉग करने से चूक जाता है। पृष्ठ के निचले भाग में हैरिस, उनकी पत्नी और उनके प्रशिक्षक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मेरी प्रारंभिक प्रतिक्रिया ये थी कि इस तरह का अनुबंध अत्यधिक औपचारिक और अनावश्यक लगता है, विशेष रूप से हस्ताक्षर। लेकिन हैरिस ने मुझे आश्वस्त किया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करना गंभीरता का संकेत था। जब भी मैं इस भाग को छोड़ता हूँ, उन्होंने कहा, मैं लगभग तुरंत ही सुस्त होना शुरू कर देता हूँ। 3 महीने बाद Q1 के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बाद हैरिस ने अपने लक्ष्यों को अपग्रेड किया। परिणाम भी बढ़ गए। यदि वो अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे अपने प्रशिक्षक को $100 का भुगतान करना पड़ता है। और यदि वो अपना वजन नहीं मापता है तो उसे अपनी पत्नी को $500 देने पड़ते हैं जिसे वो अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकती है। शायद सबसे दर्दनाक बात यह है कि यदि वो स्प्रिंट दौड़ना भूल जाता है तो उसे हर दिन काम के लिए तैयार होना पड़ता है और शेष तिमाही में अलबामा टोपी पहननी पड़ती है जो उसकी प्रिय ऑबन टीम की कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। रणनीति काम कर गई। अपनी पत्नी और ट्रेनर के साथ जवाबदेही भागीदार के रूप में काम करते हुए और आदत अनुबंध के साथ यह स्पष्ट करते हुए कि प्रत्येक दिन क्या करना है, हैरिस ने अपना वजन कम किया। बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाने के लिए आपका सबसे अच्छा विकल्प उन्हें तत्काल दर्दनाक बनाना है।
आदत अनुबंध बनाना ठीक यही करने का एक सीधा तरीका है। भले ही आप एक पूर्ण विकसित आदत अनुबंध नहीं बनाना चाहते हो, बस एक जवाबदेही भागीदार होना उपयोगी है। कॉमेडियन मार्गरेट चो हर दिन एक चुटकुला या गीत लिखती हैं। वो एक दोस्त के साथ एक दिन में एक गीत चुनौती करती है, जो उन दोनों को जवाबदेह बने रहने में मदद करती है। ये जानना कि कोई देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। आपके टालमटोल करने या हार मानने की संभावना कम है क्योंकि इसकी तत्काल कीमत चुकानी पड़ती है। यदि आप पालन नहीं करते हैं तो शायद वे आपको अविश्वसनीय या आलसी समझेंगे। अचानक आप न केवल अपने आप से किए गए वादों को निभाने में विफल हो रहे हैं, बल्कि दूसरों से किए गए वादों को निभाने में भी विफल हो रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को स्वचालित भी कर सकते हैं। कोलोराडो के बोल्डर में एक उद्यमी थॉमस फ्रैंक हर सुबह 5:55 बजे उठते हैं, और अगर वे नहीं उठते हैं तो उनके पास एक ट्वीट स्वचालित रूप से शेड्यूल हो जाता है जिसमें लिखा होता है, ये 6:10 बजे है और मैं नहीं उठा हूं क्योंकि मैं आलसी हूं। पेपाल के जरिए $5 में इसका जवाब दें। सीमा 5, यह मानते हुए कि मेरा अलार्म खराब नहीं हुआ है। हम हमेशा दुनिया के सामने खुद को सर्वश्रेष्ठ रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। हम अपने बालों में कंघी करते हैं और अपने दांतों को ब्रश करते हैं और सावधानी से कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इन आदतों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। हम अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं और संभावित नियोक्ताओं और साथियों और अपने दोस्तों और परिवार को प्रभावित करने के लिए शीर्ष स्कूलों से स्नातक होना चाहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं क्योंकि अगर दूसरे हमें पसंद करते हैं तो इससे मदद मिलती है। यही कारण है कि एक जवाबदेही भागीदार प्राप्त करना या एक आदत अनुबंध पर हस्ताक्षर करना इतना अच्छा काम कर सकता है। अध्याय सारांश। व्यवहार परिवर्तन के चौथे नियम का उल्टा होना इसे असंतोषजनक बनाना है। अगर कोई बुरी आदत दर्दनाक या असंतोषजनक है तो हम उसे दोहराने की संभावना कम रखते हैं। जवाबदेही वाला साथी निष्क्रियता की तत्काल लागत पैदा कर सकता है। हम इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में कमतर राय रखें। आदत अनुबंध का उपयोग किसी भी व्यवहार में सामाजिक लागत जोड़ने के लिए किया जा सकता है। कृपया इस पुस्तक का अगला अध्याय अवश्य सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह मुझे आपके लिए ऐसे और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।